घनाभ जो होता है यल, बी और एच, घनाभ की जो विमाएँ हैं वो विमाएँ बराबर नहीं होती हैं। यानी भुजा का मतलब मेरा कहना है कि विमा होता है और यहाँ पे भुजा का मतलब विमा होता है। जैसे इसमें कितने विमाएँ होती हैं? 3 विमाएँ होती हैं, 1 विमा, 2 विमा और 3 विमा। हर बिंदु पर 3 विमाएँ होंगी। हर बिंदुओं पर कितनी विमाएँ होंगी? 3 विमाएँ होंगी, क्योंकि एक बिंदु से 3 भुजाएं निकली हैं तो 3 विमा होगी। तो सीधी सी बात है। इसी तरह से जैसे घनाभ में 3 विमा होती है, उसी तरह से घन में भी 3 विमा होती हैं। लेकिन घन में क्या करेंगे? घन की भुजाएं जो है, विमाएँ जो है बराबर होती हैं, चाहे जिधर भी होगा घन का विमा बराबर होगा। तो घन और घनाभ में इस तरह से फिगर बनाते हैं। यहाँ पे एक विकर्ण निकलता है एक कोने से दूसरे कोने तक। कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है, घनाभाकार कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, कितनी लंबी सीढ़ी रखी जा सकती है? इस तरह का सवाल जो है परीक्षाओं में भी आता है। और घनाभ में इस तरह के फिगर के माध्यम से हम इसके सूत्र को भी हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये सूत्र इससे बनते हैं। तो जैसे ये भुजाएं हैं, तो चीज़ें हमको जान लेना होगा। इसमें कोर जान लेना होगा कि कोर कितने हैं, शीर्ष जानने होंगे शीर्ष कितने हैं, फलक जाने होंगे कि फलक कितने हैं। ये चीज़ें हमको जानना है कि भैया इसमें कोर कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, फलक कितने हैं। और कोर मतलब किनारा कितने हैं, शीर्ष कितने हैं और फलक कितने हैं। हम यहाँ पे गिन करके भी बताएंगे। तो गिन करके पहला 1 2 3 4 5 6। देखिएगा कोर हम काउंट कर रहे हैं। एक कोर ये, दूसरा कोर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। तो जब भैया 6 ये हो गए तो अब क्या बचा है? 1 2 3 4 5 और 6। कितने कोर होंगे? 12 कोर होंगे। कितने कोर होंगे बाबू? 12 कोर होंगे। शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष और ये शीर्ष। शीर्ष कितने होंगे? 8 शीर्ष होंगे। ठीक है, 8 शीर्ष होंगे। यहाँ पे कोर 12 होंगे, 8 शीर्ष होंगे। और फलक कितने होंगे? 1 फलक, 2 फलक, ये 3 फलक, ये 4 फलक, 5 और 6 फलक। फलक कितने होंगे? 6 फलक। ठीक, अब इस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि कोर इसमें 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं। चाहे घनाभ लोगे चाहे घन लोगे, घन में भी 8 कोर होंगे, 12 कोर होंगे, 8 शीर्ष होंगे और 6 फलक होंगे। घन में भी 6 फलक होंगे। इस तरह ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। जैसे आप इसका एक साधारण सा उदाहरण ईंट ले लो और इसका उदाहरण लूडो ले लो। आप मोबाइल पर लूडो खेलते हो, लूडो गेम, तो लूडो ले लो। आप ये लूडो का उदाहरण देख सकते हैं और इसमें ईंट का उदाहरण दे सकते हैं। ईंट को रख करके देख सकते हैं कि उसमें कितने फलक हैं, कितने कोर हैं, कितने शीर्ष हैं। इससे ये समझ में आता है। लूडो से भी ये समझ में आता है कि कितने उसमें विमाएँ होती हैं, कितनी कोर, कितनी शीर्ष और कितनी फलक होती हैं। अब चलते हैं इसके आयतन पर। तो जैसे घन की बात करते हैं तो घन का आयतन क्या होता है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। घन का आयतन होता है a क्यूब, मतलब a का 3 बार गुना। भैया ये वाला a, ये वाला a और ये वाला a, ये वाला a, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो घन का क्या होता है? आयतन कितना होता है? a क्यूब। अब आयतन के अलावा विकर्ण भी होता है। घन का विकर्ण जो होता है वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये घन का विकर्ण कहलाता है। और घन के विकर्ण को किस हिसाब से देखेंगे हम? घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा में से √3 का गुना कर देंगे तो घन का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा हमको। भुजा में से √3 का गुणा कर देंगे तो घन का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको हम किस रूप में लिखेंगे कि हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अच्छे स्पष्ट रूप से 4, मतलब पार्श्व पृष्ठ कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4, एक ऊपर का, एक किनारे का और एक ये किनारे का और एक नीचे का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और a स्क्वायर से के साथ में उसका गुना कर देंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेम इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे लिख लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है। आप देखते रहिएगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, इस पर हम ध्यान देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 6। अब संपूर्ण पृष्ठ कितने पृष्ठ हैं इसमें? फलक कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में a स्क्वायर का गुना कर देंगे। अब जब हम घनाभ की बात करते हैं
तो घनाभ की बात भी सिर्फ इसी तरह से करेंगे जैसे घन की बात किए हैं, लेकिन इसमें फार्मूले में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? जैसे ये यहाँ पे आयतन है, तो इसका आयतन क्या होगा भैया? घनाभ का आयतन होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। और घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व देखेंगे या कि विकर्ण देखेंगे, जैसा कि हम घन में देखे हैं। तो विकर्ण देख लेते हैं अपन। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण हो जाएगा √L², मतलब लंबाई का वर्ग, धन चौड़ाई का वर्ग और धन ऊंचाई का वर्ग। इस तरह से घनाभ का विकर्ण हम लिख लेंगे। और साथ में एक काम और है, घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? 2 से गुणा करके लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, ठीक है ना, और ऊंचाई से गुणा कर देंगे। कुल मिलाकर के इसको लिख सकते हैं 2h × L+b ब्रैकेट। इस तरह से ये सूत्र हम बना सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है इस तरह के सूत्र को करने में। आगे देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे संपूर्ण भी देख लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा है हमारा, तो ये भी हमको ध्यान दे लेना है। और इसके हिसाब से जो सवाल आते हैं उन सवालों को हमको हल करते रहना है। जैसे परीक्षा में जो सवाल आता है ना, उस सवाल को हम हल करते समय दुविधा में पड़ जाते हैं। और ऐसे स्थिति से निपटने के लिए, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक माध्यम होता है तरीके का, और जो तरीका तब तैयार होता है जब हमारे पास अच्छे से बेसिक चीज़ों की जानकारी होगी। अगर हमें बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है तो इसका चीज़ें नहीं मिल पाएंगी हमको, इस तरह से सवालों का हल नहीं हो पाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हम ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है तो सबका कनेक्शन होना चाहिए LB + BH + HL। ये देखिए सबका कनेक्शन है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। देखिए इस तरह से घन और घनाभ में डिफरेंसेस है, अंतर है, और समानता भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण भुजाएं होती हैं, इसकी जो विमाएं होती हैं वो कोर, शीर्ष और फलक, इस आधार पर इतना डिफरेंस होता है इसमें। और इस तरह से घन और घनाभ का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और घन और घनाभ के डिफरेंस के आधार पर ही इस तरह से सवाल आते हैं। और जो सवाल आते हैं घन और घनाभ के, उस सवालों को एकदम दरकिनार नहीं करना है, उन सवालों को हल करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।